हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी मस्त चल रही होगी। आज जो हम लेके आए हैं आपके लिए वो ऐसा टॉपिक लेके आए जिसमें विविध लेके आए, सब कुछ खींचने का प्रयास करेंगे। बस तो आप लोग लास्ट तक क्लास को देखिए, बहुत सारे टॉपिक आपके लिए क्या हो जाएंगे। सतत विकास लक्ष्य अपने आप में इंपोर्टेंट, महत्वपूर्ण शिक्षा आयोग, सल्तनत काल की प्रमुख रचनाएं, लेखक, वैदिक कालीन प्रशासन क्या था, पर्यावरण संबंधी महत्वपूर्ण दिवस, 70 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार वगैरह, इन सबको एक प्रकार से कह सकते हो गागर में सागर वाली क्लास है। बिना कुछ टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं भैया। कह रहा है बोर्ड घोषणा पत्र, ये आईएएस में भी पूछा गया, पीसीएस में भी पूछा गया, नॉर्मल एग्जाम में भी पूछा गया है भैया। ये शिक्षा से संबंधित है। किससे संबंधित है? शिक्षा से संबंधित है, ध्यान रखना। और भैया ये 1854 में आया था। कब आया था? 1854 में। आपको याद ये रखना है कि ये भैया शिक्षा से संबंधित है। बोर्ड स्पीच भी कहते हैं इसे, बोर्ड स्पीच भी कहते हैं, ध्यान रखना। अगला कह रहा लॉर्ड मैकाले, ये सब शिक्षा से संबंधित हैं। किससे संबंधित है भैया? 1835 में लॉर्ड मैकाले आया था, याद रखना 1835 में। कोठारी आयोग 1964 से 66 के बीच, कोठारी आयोग शिक्षा से संबंधित है, ध्यान रखना। किससे संबंधित है भाई? शिक्षा से संबंधित है। नेक्स्ट पूछ लेगा हंटर आयोग या भारतीय शिक्षा नीति कह सकते हो, पहली, ठीक है ना, पहली तो 68 में आई थी। खैर ये हंटर आयोग भी कह सकते हैं, ये 1942 में आया था, याद रखना। कब आया था भैया? 1942 में आया था। एनसीईआरटी पूछे तो एनसीईआरटी 1961 में इसकी शुरुआत हुई थी। सब किससे संबंधित है? महत्वपूर्ण शिक्षा आयोग है, कहीं से भी क्वेश्चन मार देगा। एससीईआरटी पूछे स्टेट वाला तो भैया ये 1981 में, देखो ये 61 में और ये 81 में, इतना याद रखना आप लोग। वहीं बेसिक शिक्षा परिषद के बारे में पूछे तो 1972 में। बेसिक कब कराओगे भाई? 1972 में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, राष्ट्रीय शिक्षा नीति पूछे 1986। जिला शिक्षा प्राथमिक संघ, जिला स्तर पर प्राथमिक संघ बनाने के बारे में शिक्षा के क्षेत्र में बात की गई थी 86 और 87 वाली वर्ष में, ठीक है ना, याद रखना। कब? 86-87 वाली वर्ष में की गई थी। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड भैया ये 87-88 में आया था, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ठीक है ना। मिड डे मील योजना कब आई थी? 1995 में। कब आई थी भाई? 1995 में। आप लोग ये बताओगे 1995 में भारत में प्रधानमंत्री कौन था, ठीक है। आपके लिए क्वेश्चन ये बनेगा। स्कूल चलो अभियान भैया 95-96 में, मिड डे मील के बाद ही आया था स्कूल चलो अभियान। कौन सा? स्कूल चलो। सर्व शिक्षा अभियान भैया 2000-2001 में, मोस्ट इंपोर्टेंट है। 2000-2001 में सर्व शिक्षा अभियान आया था। और इस समय भी आपको बताना है देश के प्रधानमंत्री कौन थे और भैया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये कमेंट बॉक्स में आप लोगों को क्या करना है? बताना है भैया, ठीक है। इसके साथ ही अगला देखिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के बारे में बात। इसके लिए कानून आया था 2009 में, ध्यान रखना। 86वां संविधान संशोधन किया था संविधान में, कितना? 86वां। कस्तूरबा गांधी बालिका योजना की बात करें तो 2004 में आई थी, याद रखना। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा एनसीएफ कहते हैं इसे, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, ये 2005 में आया था। पूछे लागू कब किया गया था उत्तर प्रदेश में? तो भैया उत्तर प्रदेश में लागू किया गया था इसे 2011 में। कब? 2011 में। यूपी में इसे क्या किया गया था भैया? लागू किया गया था। शिक्षा का अधिकार अधिनियम भैया 2009 में आया था, लेकिन लागू कब किया गया? ये तारीख भी पूछ रहा है तो 1 अप्रैल 2010 को। कब भैया? 1 अप्रैल 2010 को इसे क्या किया गया था भाई? लागू किया गया था। इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू कहते हैं, कई लोगों को सुना हुआ इग्नू से शिक्षा ले रहे हैं, तो भैया ये 1985 में दिल्ली में आया था, ध्यान रखना। राज्य शिक्षा, राज्य के स्तर पर अगर मैं बात करूं तो 1964 में राज्य शिक्षा आयोग इलाहाबाद से स्टार्ट हुआ था संस्थान। सर्वपल्ली आयोग पूछे, ये भी शिक्षा से ही संबंधित है, 1948 में आया था भाई। कब आया था? 1948 में आया था, ठीक है। इसके साथ ही अगर मैं बात करूं 70 में, देखो ये तो हो गया शिक्षा से संबंधित। अब आ जाओ 70 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो इस साल दिए गए हैं। पूछ लेगा सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म कौन सी है? तो आतम। कौन सी फिल्म है भैया? आतम फिल्म सर्वश्रेष्ठ है। अभिनेता पूछे तो ऋषभ शेट्टी और कंतारा के लिए, ऋषभ शेट्टी को कंतारा के लिए दिया गया, ध्यान रखना। किसके लिए? कंतारा के लिए। आपसे पूछा अभिनेत्री कौन है? तो भैया 2 है, ध्यान रखना। एक तो तिरुचिनाबलम है, तिरुचिनाबलम में नित्या मेनन को दिया गया है इस फिल्म में, इसमें इसे दिया गया है। और कच्छ एक्सप्रेस में मानसी पारेख को दिया गया है। किसे दिया गया भाई? कच्छ फिल्म में मानसी पारेख को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के बारे में पूछे 70वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, तो भैया सूरज
बड़ जात्या को दिया गया ऊंचाई के लिए। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री तो नीना गुप्ता को दिया गया है, किसे, ये भी ऊंचाई फिल्म के लिए, ठीक है। वहीं आपसे सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता पूछे तो पवन मल्होत्रा फौजा के लिए, किसके लिए, फौजा फिल्म के लिए पवन मल्होत्रा को दिया गया है। किसके लिए भैया, फौजा फिल्म के लिए। सर्वोत्तम मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म पूछे तो कंतारा, कौन सी है भाई, कंतारा फिल्म है, याद रखना, नोट कर लो दिमाग में, हर एक क्वेश्चन वो है जो बेटा यहां से पूछा ही जाएगा। आ जाइए, बेस्ट डेब्यू पूछे तो फौजा के लिए प्रमोद कुमार को दिया गया है, फौजा फिल्म के लिए बेस्ट डेब्यू प्रमोद कुमार को दिया गया है। वहीं सर्वश्रेष्ठ तेलुगु फिल्म पूछे तो कार्तिकेय 2, कौन सी है भाई, कार्तिकेय 2 सर्वश्रेष्ठ फिल्म है तेलुगु में। तमिल में पूछे आपसे तो पोनियन सेल्वम भाग 1, पोलवियम सेल्वम भाग 1 फिल्म है। सर्वश्रेष्ठ पंजाबी फिल्म पूछे तो भैया बागी धी, याद रखना। उड़िया पूछे, उड़िया तो दमन किसका किया भाई, उड़िया का, दमन फिल्म को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ मलयालम पूछे आपसे तो साउदी बेलक्का और सीसी 225 2009 इसको दिया गया, ध्यान रखना, ठीक है ना। सर्वश्रेष्ठ मराठी फिल्म पूछे तो भैया सर्वश्रेष्ठ मराठी के लिए बॉल्बी को दिया गया, मराठी फिल्म के लिए किसको दिया गया भाई, बॉल्बी को दिया गया है। कन्नड़ फिल्म पूछे तो केजीएफ सबसे बेस्ट फिल्म रही थी, अध्याय 2 को दिया गया केजीएफ को, याद रखना इस चीज को, ठीक है। इसके साथ ही आपसे पूछे सर्वश्रेष्ठ हिंदी की फिल्म के लिए तो भैया गुलमोहर को, हिंदी फिल्म पूछे तो राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार गुलमोहर को दिया गया हिंदी फिल्म में। और सर्वश्रेष्ठ तिवा फिल्म पूछे तो सिकेसल, ये पूछा गया है क्वेश्चन, सिकेसल पूछ लिया गया है। सर्वश्रेष्ठ बंगाली फिल्म पूछे आपसे तो कावेरी अंतर्धान, ये बार बार रिवीजन करने से दिमाग में भर जाएंगे और एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम से छूटेगा नहीं, ये ध्यान रख लेना। सर्वश्रेष्ठ असमिया फिल्म पूछे तो भैया एमुथी पुथी स्क्रीनशॉट लेकर के इनको तैयार कर लेना। तो ये तो 70 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार थे। अब आपसे दिल्ली सल्तनत काल की प्रमुख रचनाएं और उनकी पुस्तक और लेखक के बारे में पूछेगा, इंपोर्टेंट है, पूछ लेगा। तारीख ए फिरोज शाही, ये जियाउद्दीन बरनी ने लिखी है, किसने लिखी है, जियाउद्दीन बरनी की है, तारीख ए फिरोज शाही। वहीं फतवा ए जाहिरी पूछे तो ये भी जियाउद्दीन बरनी की है, फतवा ए जाहिरी। और आपसे तवाकर ए नासिर पूछे तो मिनहाज की है, ये पूछी गई है। मिनहाज उस सिराज की किताब है, रचना है। फतुहात उस सलातीन, ये ख्वाजा अबू बकर मासी की, ये बहुत इंपोर्टेंट रचनाएं हैं। आप कहते हो ना कहां से आ गई, तो भाई यहां से आ गई, यहां से आती हैं एग्जाम में। किताब उल रेहला, क्या बेटा, किताब उल रेहला, ये भी पूछी गई है, इब्न बतूता की है, इब्न बतूता की। आप ये बताओगे इब्न बतूता किस देश से भारत में यात्रा करने के लिए आया था। फतुहात उल फिरोज शाही पूछे तो भैया ये फिरोज शाह तुगलक की है, एफएसटी की है, ध्यान रखना। तहकीक एक हिंद, तो ये अलबरूनी की है, तहकीक ए हिंद किसकी है भाई, अलबरूनी की है, ध्यान रखना। वहीं आपसे अगर पूछे तारीख ए मुबारक शाही तो ये याहिया बिन अहमद सर हिंदी की है, याहिया बिन अहमद सर हिंदी की है। वहीं आपसे पूछे तारीख ए सलातीन ए अफगान तो अहमद यादगार की है। ताज उल मासिर पूछे तो भैया ये हसन निजामी की है, मासिर कौन है, निजामी। खजाए नुल फतू पूछे तो अमीर खुसरो की है, ये दिल्ली सल्तनत काल की, एक बार में ही करा दे रहा हूं। फतूहात उस सलातीन पूछे तो ये अमीर खुसरो की कोई ना कोई किताब पूछी जाती है। तुगलकनामा भी भाई किसकी है, अमीर खुसरो की है। और भैया ब्रह्मा सूत्र किसकी है, रामानुज की, ये भी पूछी गई है, ब्रह्मा सूत्र भी पूछ लिया गया। ब्रह्म सूत्र किसकी है तो भाई रामानुज की है, ठीक है ना। तारीख ए मोहम्मदी तो भैया ये मोहम्मद बिन खान की है, किसकी है, मोहम्मद बिन खान की। मुनसत ए मेहरू तो ये भैया मुल्तानी की है। मेहरू कौन है भैया, मेहरू को मुल्तानी मिट्टी दिखाइए फटाफट से, ऐसे याद करोगे। तारीख ए सिंध मीर मोहम्मद मासूम की है। तारीख ए यामनी, ये इंपोर्टेंट है, जो मैं इंपोर्टेंट बता रहा हूं उन्हें जरूर तैयार कर लेना। हमीर मद मर्दन, ये जयसिंह सूरी की है। गीत गोविंद को जरूर याद कर लेना, ये जयदेव की है, गीत गोविंद किसकी है, जयदेव की, जरूर याद कर लेना, इंपोर्टेंट है, ठीक है। हरकेली नाटक, ये भी जयदेव का है, हरकेली नाटक। क्या ललित विग्रह राज, ये भी जयदेव का है, ये कई किताबें जयदेव ने लिखी है, रचनाएं। प्रसन्न राघव, ये भी जयदेव की है। साथ ही साथ प्रधुना भूदय, ये रवि वर्मन की है, किसकी है भाई, ये रवि वर्मन की है, ये रवि वर्मन की इंपोर्टेंट रचना है, ठीक है। वहीं आपसे पार्वती पर्णय पूछे तो ये बामन भट्ट की है। पृथ्वीराज रासो इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना।
ये चंदबरदाई की है। किसकी है भाई? चंदबरदाई की है, पृथ्वीराज रासो। ठीक है, इसमें कश्मीर के आप बताओगे इसमें किसके बारे में लिखा गया? ठीक है, तो जाम्बवती कल्याणम इंपोर्टेंट है, केडी राय ने लिखी है इसे। विजयनगर साम्राज्य का बेस्ट शासक केडी राय ने लिखी है। राज तरंगिणी इंपोर्टेंट है, कल्लर द्वारा लिखी गई है। राज तरंगिणी में किस राज्य का इतिहास लिखा गया है? आप लोग कमेंट में बताओगे किस राज्य का इतिहास लिखा गया है, कमेंट में बताओगे। बीसल देव रासो भैया ये नरपति नाथ की है। किसकी है? नरपति नाथ की। चंदावत पूछे तो मुल्ला दाऊद की है। प्रसन्न राघव पूछे तो ये जयदेव की है। किसकी है? जयदेव की। और भैया आल्हा खंड पूछे तो ये जांगनिक की है। किसकी है? जांगनिक की है। एक एक रचना याद कर लेना। कहते हैं ना कहां से पूछी जाती हैं, तो भैया यहां से पूछी जाती हैं, दिमाग में डाल लो यहां से। अब वैदिक कालीन कुछ प्रशासन के बारे में बात करूंगा। वैदिक काल में, ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक काल में किसको क्या कहा जाता था? कुलपति कौन होता था? भैया ये परिवार का मुखिया होता था। कुलपति कौन होता था? परिवार का मुखिया। ग्रामीणी पूछे आपसे तो ये गांव का मुखिया होता था। ग्रामीणी कहां का? गांव का मुखिया होता था। वहीं इस्पास पूछे तो ये जासूस होता था, संदेश वाहक या जासूस कह सकते हो। इस्पास, तो इस्पास मसाले कौन खाते हैं? जासूस खाते हैं, जासूस करके लेके आते हैं। वज्रपति पूछे तो ये चरागाहों का अधिकारी होता था। चरागाह जो होते हैं उसका अधिकारी होता था। ठीक है ना, वज्रपति। ठीक है, वज्र लेके चलता था जानवरों के लिए। भागुदय पूछे तो ये राजस्व संग्राहक होता था, कर को इकट्ठा करने वाला होता था। जीव ग्रह ये पुलिस अधिकारी होता था। ठीक है ना, जीव के चारों ओर ग्रह लगाता रहता था इंसान के। अब पूछे लेखपाल को क्या कहते थे? तो अच्छबपा लेखपाल होता था भैया। अच्छबपा पूछे आपसे तो ये कौन होता था भाई? लेखपाल होता था। वहीं आपसे पूछे अथापति किसे कहते थे? तो ये मुख्य न्यायाधीश, दिल्ली सल्तनत काल में भैया मुख्य न्यायाधीश को अथापति कहते थे, याद रखना। ठीक है ना, कुछ ये और है, ध्यान रखना। संग्रहित्री ये कोषाध्यक्ष होता था, पैसे का ध्यान रखता था, लिखा पढ़ी इस पर रहती थी। और तछड़ भैया ये बढ़ई होता था, लकड़ी का काम करने वाला होता था, इसे क्या कहते थे? तछड़ी। और पलागला पूछे तो ये भी संदेश वाहक होता था छोटे स्तर पे। ठीक है ना। और गोभी काटना पूछे तो ये वनों और खेलों का रक्षक होता था, गोभी काटना। ठीक है ना। इसके साथ आपसे विस्पति पूछे तो ये विष का प्रधान होता था, विष का प्रधान। ठीक है ना। और उसके साथ साथ ग्रामीण लोगों के हितों की रक्षा करता था। विष जो है जन के सदस्यों को सामूहिक रूप से रक्षा करने के काम आता था। जन के सदस्यों का पुरोहित राजा का प्रमुख परामर्शदाता होता था। ठीक है ना। ये इसे राजा के मंत्रियों के बराबर दर्जा प्राप्त होता था, इसे राजाओं के मंत्रियों के बराबर दर्जा प्राप्त होता था। भैया दिमाग में भर लो इस चीज को। ठीक है। इसके साथ ही आगे देखिए भैया सतत विकास लक्ष्य इंपोर्टेंट है। पीसीएस वगैरह आरओ वगैरह में तो बहुत पूछे जाते हैं, यहां से नोट करके लिख लो। पीसीएस 2024 अभी जो होगा, और आरओ में तो जरूर पूछा जाएगा। यूपीएसआई का कुछ दिन में एग्जाम आने वाला है बेटा, वहां भी ये क्वेश्चन निकाल लिए जाते हैं। भाई सतत विकास लक्ष्य पहले तो मैं आपको बताऊं, इनको एसडीजी गोल कहते हैं। 2015 से 2030 के बीच समस्त देशों को इनको प्राप्त करना बहुत आवश्यक है, अगर दुनिया को सतत तरीके सस्टेनेबल तरीके से चलाना है। सस्टेनेबल का मतलब होता है विकास टिकाऊ होना चाहिए, सतत होना चाहिए, निरंतर। आने वाली पीढ़ी भी विकास को यूज करे, ऐसा ना हो कि संसाधन हम ही खत्म कर दें। ठीक है ना। प्राकृतिक संसाधन और आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ भी ना बचे। ठीक है ना। तो ध्यान रखना, इससे पहले एमडीजी थे, मिलियन गोल थे। ठीक है ना। अब ये 17 हैं, कितने हैं? 17 सस्टेनेबल गोल हैं। पहले में क्या है भैया, सबसे पहले आप गरीबी दूर करोगे, याद रखो। देखो यहीं से ट्रिक से याद करवा दूंगा। सबसे पहले गरीबी फैल रही है देश में, जब गरीबी दूर हो जाएगी भैया तो सबको खाना मिलेगा। तो दूसरे में क्या है, एसडीजी 2 में गरीबी के बाद खाना खाओ आराम से बैठ के। ठीक है, गरीबी दूर हो गई। तीसरे में भैया जब खाना पर्याप्त मिलेगा तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और आप खुश रहोगे। खाना पर्याप्त मिलेगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आप खुश रहोगे। एसडीजी 3 और भैया जब आप स्वस्थ रहोगे तो अच्छी शिक्षा ले पाओगे। तो 4 में क्या है, लक्ष्य 4 में, एसडीजी 4 में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है, बढ़िया शिक्षा। शिक्षा अच्छी लोगे तो आपको पता नहीं पड़ेगी भाई, आप साफ सफाई रखोगे, स्वच्छता रखोगे, क्योंकि शिक्षित लोग ही ज्यादा सफाई पे ध्यान देते हैं। तो भाई शिक्षा लो। और 6 में जाकर के देखो एसडीजी 5 में क्या है ये आपको बताना है। एसडीजी गोल 5 में क्या है ये मैंने छोड़ दिया है, और ये आपके लिए क्वेश्चन मार्क है इसीलिए मैंने छोड़ दिया। ठीक है, ये आपको बताना है। ठीक है भाई, ये आपको बताना है। ठीक है। वही मैं आपसे एसडीजी 7 की बात कर रहा हूं। किसकी? एसडीजी 7 की। तो भैया सस्टेनेबल गोल 7 सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा के बारे में बताता है। सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा के बारे में बताता है। ठीक है ना भैया। सस्ती, एक सेकंड, सस्ती और
स्वच्छ ऊर्जा के बारे में बताता है, ये ध्यान रखना। ठीक है भाई, एक सेकंड बस। चले भैया आगे। चलो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चले भाई, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? पहले तो मुझे ये बताइए। ठीक है, तो 5 आपको बताना है, वैसे मैं ही बता दे रहा हूं आपको। ये लैंगिक समानता है। क्या बेटा? लैंगिक समानता। याद रखना, जब आप शिक्षित हो जाओगे तो आप भेदभाव नहीं करोगे। ठीक है, भेदभाव नहीं करोगे, हर जगह स्वच्छता रखोगे। और साथ में भैया पूछे आपसे कि भाई एसडीजी 7 में क्या है, तो आप लोग बताना भाई। यहाँ पे 7 में सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा के बारे में बताते हैं। 8 में क्या है? तो 8 में अच्छा कार्य और आर्थिक विकास के बारे में बात की गई है। 9 में देखो, आप सस्ती स्वच्छ ऊर्जा वगैरह मिलेगी तो आप अच्छा काम करोगे और आर्थिक रूप से मजबूत रहोगे। चलो, ऊर्जा मिल रही है आपको, बढ़िया क्लीन एनर्जी मिल रही है आपको, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, हाइड्रो ऊर्जा, इस तरह की मिल रही है। फिर भैया 9 में जब आर्थिक रूप से मजबूत हो जाओगे तो उद्योग लगाओगे और नवाचार करोगे, और भैया बुनियादी स्ट्रक्चर, बुनियादी ढांचे को भी मजबूत करोगे। ठीक है ना? इसके साथ भैया अगला देखो 10 में असमानता को कम करना है। भाई पैसे टके हो जाएंगे, अब असमानता नहीं रहेगी, सब पैसे वाले हो जाएंगे। 11 में भैया टिकाऊ विकास करोगे जब असमानता नहीं रहेगी, और सामुदायिक विकास की बात करोगे। 12 में जिम्मेदार उपभोग और उत्पादनकर्ता बनोगे, जिम्मेदार उपभोग और उत्पादनकर्ता 12 में। 13 में जलवायु पे कार्रवाई करोगे। भाई जलवायु चेंज नहीं होनी चाहिए, जो भी विकास करो जलवायु को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। 14 में अगर मैं बात करूं तो जल के नीचे जीवन यापन की बात कर रहा हूं। जल के नीचे जो समुद्री जीव हैं उनका भी ध्यान रखिए। ठीक है ना? ग्लोबल वार्मिंग से बचाइए, उनको मरने से रोकिए, जैव विविधता कम होने से रोकिए। भैया 15 में क्या है? भूमि पर जीवन। भाई 14 में पहले जल के नीचे की बातें देखिए, फिर उसके ऊपर की, जमीन के ऊपर की बातें देखिए। 16 में भैया ये सब काम हो जाए तो शांति और न्याय को मजबूत करिए, शांति और न्याय जो संस्थाएं हैं उनको आगे की ओर बढ़ाइए। 17 में लक्ष्य प्राप्त करने के लिए साझेदारी करिए। भाई अगर आपको साझेदारी की जरूरत पड़ रही है लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तो करिए। तो ये विविध स्टैटिक जी के हम आपके लिए लगातार लाते रहेंगे। आप इन क्लासों को विश्वास के साथ करिए। आपकी एक सीट किसी भी एग्जाम में, कोई भी एग्जाम क्यों ना हो, सबके लिए तैयार की जा रही है। ये क्लास बहुत ही साइंटिफिक तरीके से, बस आप तैयार कर लो, सीट को कोई नहीं रोक सकता। तो बेटा आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, गुड नाइट, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, भारत माता की जय।